समंदर से रोजी कमाना कोई आसान काम नहीं। माहीगीरों की जिंदगी पर नजर डाली जाए तो ये इंतहाई सख्त हालात में अपनी रोजी कमाते हैं और अक्सर समंदरी हुदूद को गलती से अबूर करते हुए भारतीय फोर्सेस की तहवील में चले जाते हैं, जहां कैदोबंद की सोबतें और अपनों से जुदाई का दुख सहते हैं। दूसरी जानिब उनके घर वाले आंसू बहाते रह जाते हैं कि उनका प्यारा जिंदा है भी या नहीं। हर दिन एक उम्मीद बनकर इंतजार की अजियत बन जाता है, लेकिन जब कई सालों की जुदाई अचानक खत्म हो तो उस खुशी को लफ्जों में बयान करना मुश्किल होता है। आज हम अपने प्रोग्राम सच के सफर में आपको ऐसे माहीगीरों से मिलवा रहे हैं जो अपने घर वालों से मिल चुके हैं। उन्होंने कई साल भारतीय जेल में काटे, वहां उनके साथ क्या हुआ और कैसे उनको रिहाई मिली, आइए जानते हैं। नाज़रीन, जिस घर के बाहर हम मौजूद हैं ये मुश्ताक का घर है और हमने इससे पहले इसकी फैमिली से आपकी बात कराई थी। अब से गुज़िश्ता साल पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें वो खातून कितनी परेशान थी। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे और वो बच्चे रो रहे थे, अपने बाप को याद कर रहे थे और अपनी बुनियादी ज़रूरियात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से वो स्कूल नहीं जाते और छोटी छोटी ख्वाहिशें और ज़रूरतों के लिए उन्हें दूसरों का चेहरा देखना पड़ता है। घर में राशन नहीं होता। वो मुश्ताक अब वापस आ गया है, भारत की जेल से रिहा हो गया है। उसके साथ वहाँ किस तरह का सलूक किया गया था, वहाँ पर उसे खाने के लिए क्या दिया जाता था, जब बीमार होता था तब क्या किया जाता था, जब ईदें होती थी, रमज़ान होते थे तब क्या होता था, ये तमाम चीज़ें उससे जानते हैं। आइए आपको मुश्ताक के घर लिए चलते हैं। नाज़रीन, मुश्ताक 6 साल बाद जो है वो अपने वतन वापस आए हैं, अपने घर वापस आए हैं। मैं इनसे आपकी मुलाकात करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जब ये यहाँ नहीं थे तो इनके बीवी बच्चे कितने परेशान थे और किस तरीके से उनके लिए जो है वो रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे। हर प्लेटफॉर्म पर वो गए थे। वाइफ थी, उनकी कोशिश थी कि उनके शौहर और उनके बच्चों के जो वालिद है वो वापस आए। आज ये फैमिली माशाल्लाह बहुत खुश है और बहुत अच्छा लग रहा है। इनके हाथों में माशाल्लाह से मेहंदी लगी हुई है और वो कहते हैं ना कि औरत का सजना सवरना सब अपने शौहर के लिए होता है। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद है। मुझे ये बताएं कि जब ये आ रहे थे तो आपको पता चल गया था कि जो कैदी जो है भारत ने छोड़े हैं उनमें मुश्ताक का नाम भी शामिल है? जी, मुझे ना वो जो कमल शाह है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको और भी दे, हिम्मत दे। जितने भी उन्होंने कोशिश किए, मेरी नज़र में तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसको जितना भी दिए, मैं बहुत बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। जितने कोशिश की उन्होंने, फिर जब मुझे तो उम्मीद भी नहीं था, फिर भी लोगों के जैसे मशवरों से उम्मीद रखी थी मैं। मायूसी तो वैसे भी कुफ्र है। अचानक खबर आ गए थे कमल शाह ने अचानक फ़ोन किया तो फिर ना उन्होंने मुबारकबाद दिया, तो फिर मैं घबरा गई थी। मैं बोल रही थी जैसे ये तो जोड़ तो नहीं है। कह रहे नहीं मुबारक। क्या बताया क्या उन्होंने आपको? कह रहे तुम्हारे शोहर आ गए, मुबारक हो। तो फिर आपको यकीन आया? यकीन उस वक्त भी नहीं आया था, झूठ क्यों बोलो। तो फिर दोबारा जब नेट पे आ गए थे ना तो फिर यकीन आया था। तो जब आपको कॉल आई उसके कितने दिन के बाद आपकी इनसे मुलाकात हुई है? शायद 6-7 दिन के बाद। घर आए, आप इनसे मिलने गई, क्या हुआ था वो थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को, क्योंकि हमारे नाज़रीन ने आपके आंसू भी देखे हैं, रोना भी देखा है, कर्ब भी देखा है, तकलीफ भी देखी है। ये कितने खुशी हुए मुझसे ज़्यादा अब वो मेरे सास ससुर हुए। एक खुशी के मारे मेरे ससुर को ना अटैक आ गए थे। हार्ट अटैक हो गया था? जी, खुशी से? जी। फिर तो आप उनको हॉस्पिटल लेके गए होंगे? जी, खुशी के बदले कम आ गए थे। सही, बच्चे बहुत खुश थे। तो जब आपसे इनकी मुलाकात हुई तो आपने पहला सवाल क्या किया इनसे? मुझसे तो बात ही नहीं निकल रही थी। पहचान गई थी आप इन्हें कि भूल गई थी? नहीं तो पहचान गई थी। जी। क्या पहला सवाल आपने इनसे क्या पूछा और इन्होंने आपसे क्या पूछा? पता नहीं। चले, मैं नाज़रीन मुश्ताक से कराऊंगी बात आपकी, लेकिन पहले मैं इनकी वाइफ और इनके बच्चों से बात कर लूं, फिर उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी। बच्चों से मैं पहले पूछती हूँ। मुझे बताएं, आप उस वक्त रो रही थी, तकलीफ में थी, अपने वाले साहब को बहुत याद कर रही थी, तो कैसी रही आपकी मुलाकात और फिर क्या हुआ, मुझे बताएं। जब हमने अपने वालिद को देखा तो हमें बहुत खुश लगी। फिर हम सब रोने पड़ गए थे। फिर हम लोग, मैं तो गई नहीं थी, सब गए थे, मैं घर पे थी। फिर सब आए, फिर घर पे रोने लगे, सब गले मिलाए। तो फिर हम लोग मिल के फिर हम लोग कह रहे थे, ये अंकल आए थे, कह रहे आप लोग स्कूल जाते हैं नहीं? तो हम तो कहते थे स्कूल जा रहे ही नहीं, क्योंकि स्कूल की फ़ीस बहुत महंगी है, एक जन के 1000 रुपये। तो मेरे पापा के पास इतनी तौफीक नहीं है। तो वो कह रहे थे आप लोग थोड़ा मेहनत करो। तो हमें स्कूल पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं बचपन में पढ़ती थी, जब मेरा बुंडिया में जेल की कैद में थे तो मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया था।
तो मैं जब से स्कूल पढ़ने का बहुत शौक़ करती हूँ, मगर पैसे की वजह से पढ़ नहीं सकती, इसलिए मैं खाली 2 टाइम मदरसे और ट्यूशन जाती हूँ। जब आप अपने अब्बू से मिली तो उस वक्त क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे? आपने उनसे क्या पूछा कि वहाँ आप कैसे रहे, किस तरह से रहे, हमें याद किया? क्योंकि उस दौरान कोई आपकी उनसे ना टेलीफोन पे बात हुई थी, किसी तरीके से कोई राब्ता तो नहीं हुआ था? नहीं, हमने पूछा कि आप वहाँ पे कैसे थे, आपने क्या खाया और वहाँ पे सही थे, कोई जुल्म तो नहीं करते थे? तो उन्होंने बोला नहीं। तो अब आपको कैसा लग रहा है जब आपके अब्बू आ गए हैं वापस? मुझे तो बहुत खुश हो रहे, ऐसे लग रहा कि मेरा एक हमसाया आ गया है। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक। वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम कि आप सही सलामत वापस आए। मुझे ये बताएं कि क्या हुआ था कि जब आपको भारतीय नेवी ने पकड़ लिया था, किस तरीके से आप घर से निकले थे और कहाँ रास्ता भटक गए थे? जी, मैं रास्ता तो नहीं भटका था, जुम्मे का रोज़ था, तो हमने वहीं पर ही बंदरगाह पे नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ पढ़ के निकल गए हम लोग। निकलने के बाद एक रात वहाँ पर करीब रहे हम लोग। फिर सुबह के टाइम पे हमने बोट स्टार्ट करी, तो दूसरे साथ के बोट वाले भी चलने लगे, तो हम भी उनके साथ साथ चले। तो दूसरे जो साथ के बोट वाले चलने लगे वो भी वही आप ही लोगों का जी ग्रुप था? जी, ग्रुप का बोट थे वो। हम लोग 8-10 बोट एक ही साथ निकले। फिर हम लोग निकल गए, तकरीबन 5-6 घंटे चलाए बोट को। चलाने के बाद देख रहे हैं मगरिब का टाइम हो रहा, हमने बोला चलो इतना दूर आ गए, अभी यहाँ पर मारते हैं, ये हम लोग हुदूद में ही है। तो आपको पहचान कैसे होती थी कि हम हुदूद में ही हैं और ये हुदूद से बाहर हैं? जीपीएस होता है हमारे बोट में, जीपीएस के जरिए हम लोग उसमें नक्शा बना हुआ है, बॉर्डर का है, ये पाकिस्तान का, ये इंडिया का बॉर्डर है। और ये तमाम चीजें चेक कौन करता है? आप लोग खुद मिलके करते हैं या जो चला रहा होता है बोट? जो चला रहा होता है वही चेक करता है, उसी के अंडर में होता है सब कुछ। बाकी लेबर तो आगे काम कर रही होती है, जो बोट को चला रहा होता है ना उसके सामने सब ये रखा हुआ है, टीवी है, वायरलेस सेट है लोगों। और आप तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे थे माहीगीरी का, तो कभी ऐसा पहले नहीं हुआ था? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं हुआ। मेरे को 23 साल हो रहा है मेरे को माहीगीर का काम करते हुए, तो आज पहली बार ऐसे ही हुआ बस। फिर हम लोग वहाँ पर जाल माल फेंके तो हमारे को मच्छी आई, तो 70-80 हज़ार का माल होगा इतना। तो इतने में सेठ का कॉल आ चुका था दरिया में, तो सेठ ने बोला चलो इस माल का तो अभी भाव नहीं है, तो ऐसा करो दूसरा माल का भाव है तो वो ढूंढना। और कितने दिन रहना पड़ता है आपको समुद्र के बीच में? 10 से 15 दिन भी लग जाता है, 20 दिन भी लग जाता है, माल नहीं मिले। और कितने लोग होते हैं आप लोग? हम लोग एक बोट में 7 जने होते हैं, 8 जने होते हैं। और कितने दिन हो चुके थे आपको? 3 दिन हो चुका था, 4था दिन में पकड़ा गया था। तो फिर वो जो पकड़े गए वो कैसे? 2 दिन इधर अपने हुदूद में जाली मारा, तो हमारे को नुकसान का डर लग रहा था कि चारों तरफ हमारे इधर पाकिस्तानी लांच बड़ी वाली वो घूम रहे थे, तो वो लोग ना टोलिंग करते हैं, वो रुकने वाले नहीं, हम लोग तो रुक जाते हैं एक जगह में, तो हमारा जाल नुकसान करते हैं वो लोग। तो हमने बोला नहीं, उनका भी क्यों हम लोग गलत, उनको भी क्यों बोले, हम अपना सेफ्टी खुद करते हैं। चलो यहाँ पर 2 बोट का कोई काम नहीं है, जहाँ 10 बोट जाते हैं वहाँ पर हम लोग भी चलते हैं। गए करीब गए, बॉर्डर से तकरीबन 3 किलोमीटर अपने हुदूद में थे हम, तो वहाँ जाके हमने जाली मारने के लिए सोचा, तो इतने में वायरलेस सेट में आवाज़ आया कि बोट आ रहा है, इंडिया का नेवी आ रहा है। तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो सूरज की तरफ देखा, सुबह 9:10 हो रहा था, तो उस टाइम पे मैंने देखा तो छोटा सा वाइट कलर का कोई चीज़ दिख रहा था, तो मैंने बोला जीपीएस की तरफ नज़र मारा, तो मैंने बोला अपने हुदूद में हूँ मैं 2.5 किलोमीटर, तो रेस थोड़ा सा बढ़ाया मैंने, आगे की तरफ चलना शुरू किया अपने हुदूद में। आपने कहा 2.5 किलोमीटर है, थोड़ा और मैं और आ जाऊँ 5 किलोमीटर हो जाए भले, तो मैं अपने हुदूद में चल रहा था। तो उसने वहीं से दूरबीन से मैडम ने, उस बोट पे मैडम थी जो कप्तान थी, उस टाइम पे हमारे नेवी वाले भी करीब नहीं थे, नहीं तो वो होते तो फिर हमारे को पकड़ने की हिम्मत नहीं। तो वो कैसे पकड़े? वो आपकी हुदूद में तो आके आपको नहीं पकड़ सकते ना? तो हुदूद में ऐसे आए ना, उन्होंने फुल स्पीड में आया, कम से कम वो 2000 की स्पीड में चला है, जहाँ तक मेरा ख्याल है 2000 की स्पीड में आया हो। तकरीबन 8 से 9 मिनट में मेरे को उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ा कैसे? पहले क्या बोट को घेरे में लिया? तो उन्होंने आया, पीछे से टकराव करने चाहा, तो मैंने स्लो किया तो उसकी बोट जैसे आगे, मैं पीछे से टर्न मार के निकल गया आगे। फिर दोबारा वो आगे फुल स्पीड पे गया, वो पीछे से घूम के आया, आने का फिर लगाने का कोशिश करा, फिर मैंने रेस कम किया, जैसे टच होने को किया ना, मेरी बोट पीछे हो गई, उसकी बोट थोड़ी आगे हो गई, तो फिर मैंने फिर टर्न मार के फिर निकला। फिर तीसरे चक्कर में उन्होंने सबों ने गन हाथ पे ले लिया। गन जब हाथ में ले लिया, सबों ने लोड कर चुका था, करीब आ गया, तो लोड करने के बाद मैंने अपने बंदों से बोला है अब आप लोग क्या बोलते बोलो,
कि मैं तो पकड़ के रखता हूँ, बोट को नहीं रोकूंगा। अगर मेरे को कोई गोली लग गई है तो खैर अल्लाह मालिक है, उसके बाद भी आप में से कोई पकड़ने वाले तैयार हो। तो उन्होंने हाँ ना कुछ भी नहीं बोला। तो उसमें से एक हमारा जो मेरे से थोड़ा सा उम्र में था, उसने बोला कि देखो जान है तो जहान है। हाँ। आज नहीं तो कल हम आ जाएंगे अगर हम लोगों को इन्होंने पकड़ भी लिया तो अगर खुदा ना आज तक किसी को गोली लग जाए तो आप इसका क्या जवाब दोगे? मैं बोला ये भी बात तुम्हारी सही है, फिर आप लोग क्या बोलते हो, रोक दो ना? तो बोलते हाँ अब क्या करें, इनके हुदूद में आए बोल के तो लेके जाएगा ही। तो रुक गया। तो उन्होंने उतरते हमारे सारे 6 बंदों को ऊपर चढ़ा दिया, मेरे को बोट में रखा हुआ था। तो मैंने बोला उसको, जो 3 सिपाही आए थे, मैं बोला भाई ये हमारी हुदूद है, यूँ बोला तो उसने डायरेक्ट पहले तो वायरलेस का तार तोड़ दिया। वायरलेस का तार तोड़ने के बाद टीवी बंद कर दिया। फिर जीपीएस ऑन था, जीपीएस में उसने चलाया, जीपीएस चला के उसमें जो भी नंबर था ना सब डिलीट कर दिया उसने, नक्शा मक्शा सब डिलीट कर दिया उसने। डिलीट करने के बाद वो भी बंद कर दिया। तो मैं ये क्यों डिलीट किया? बोलता नहीं आप लोगों का इंक्वायरी होगा, थोड़ा सा पूछताछ करके छोड़ देगा आप लोगों को। तो 9:10 में मेरे को पकड़ा। तो वहाँ से उन लोगों ने तकरीबन 2 से सवा 2 घंटा फुल स्पीड में मेरे को अपनी साइड पे लेके गया। मेरे को बोला हमारे पीछे पीछे आओ। तो मैं उनको बोल रहा था देखो छोड़ दो, मिन्नतें कर रहा था, हाथे जोड़ रहा था, लेकिन नहीं माना। तो फिर भी मेरे को पीछे से दस्ता भी लगाया था उन्होंने पिस्टल का। मैंने फिर भी बर्दाश्त कर लिया। मैं इसको गिरा दूं तो मैं अकेला भी भाग सकता हूं, लेकिन मेरे 6 बंदे उनके बोट में, तो उनका क्या हाल होगा? जहां तक मेरा ख्याल है इन्होंने मेरे को 15 से 20 माइल अपने हुदूद में ले चुका था इन्होंने। फिर उसके बाद बोट को रोक दिया, बड़ी वाली। रोकने के बाद उनके करीब जब गए तो देख रहा हूँ कैमरा ऑन किया, मूवी बनाना शुरू किया। मूवी बना के तो दूसरा ऑफिसर जो ना वो किताब लेके लिखना शुरू किया। तो वहाँ पर गुजराती में बोल रहा था तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था इतने में, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझा। जब मेरे करीब आके वो कुछ बोल रहा था ना तो मैं समझ जा गया। वो बता रहा था गुजराती में कि पाकिस्तान का मच्छी मार है, तो भारत के पानी में आ चुका है ये, इनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। यूँ जब बोला तो बीच में भी मैं बोल पड़ा था। मैंने नहीं, हमारे को ये लोग गलत बयान दे रहे, लेकिन हमारे को हमारे हुदूद से लेके आया। बोलता आप चुप रहो। आपको आपके साथियों के साथ ही रखा हुआ था? जी, वहाँ बंदरगाह में ले जाने के बाद सबको कुछ खिलाया पिलाया, कुछ तसल्ली दी? खिलाया हूँ। पार्सल था उनके बोर्ड में होता है पिकिन वाला खाना, वो दिया था 1-1 डिब्बा। तो एक कमरे में रखा हम लोगों को। रात को देख रहा हूँ 1:30 बजे के टाइम पे हमारे को निकाला वहाँ से, निकाल के पुलिस के हवाले कर दिया। वो पुलिस कौन सी थी? गुजरात पुलिस। और क्या कह के हवाले किया? वो लोग गुसलखोरी बोलते हैं, बॉर्डर के जिसको होते हैं वो बोलता है गुसलखोरी किया इन लोगों ने, ऐसा बोल के पुलिस के हवाले कर दिया। तो पुलिस वालों ने हमारे को 3 दिन तक के अपने लाकअप में रखे। तो उन्होंने भी कोई मार तोड़ नहीं की। तो पूछा था कैसे आए क्या नहीं आए। तो 3 दिन रखने का वजह ये था, जब तक हम लाकअप में थे तो हमारी बोट की चेकिंग हो रही थी, इस वजह से रखा है। बोट की चेकिंग हुई तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो फिर? कुछ भी नहीं था। बोट की चेकिंग हुई, जो सारा माल इन्होंने ऊपर चढ़ा लिया, जिसमें से एक पुलिस वाला हमारा दोस्त जैसा बन गया था। उसने हमारे को अंदरूनी खबर बताया था कि हाँ भाई तुम्हारे बोट में कोई चीज़ नहीं मिला, तुम्हारा बोट में माल था, तो वो माल हम लोगों ने उठा लिया, मंडी में बेच चुके हम लोग। तो हमने बोला कितने का बेचा? तो उन्होंने बोला 74,000 रुपये का बिका आप लोगों का माल। तो हमारे को उस दिन फिर उन लोगों ने चाय ला के दिए, बिस्किट वगैरह ला के दिए, 1,500 का ला के दिया। तो जिस दिन 74,000 का माल बेचा उस दिन खूब आपकी खातिर तवाज़ा की? 3 दिन हम लोगों को खिलाई पिलाई टाइट करी, बाहर से मुर्गी ला के दे रहे, बिरयानी ला के दे रहे। तो एंड में एक पुलिस वाला था, बोलता ये खुश नहीं हो, ये आप लोगों का पैसा आप लोगों को ही खिलाया जा रहा है। 3 दिन के बाद हमारे को बोलता कि अब यहाँ से तुम्हारी बदली होगी, कहाँ जाएंगे हम? तो उससे पूछा तो उन्होंने बोला पालारे जेल में जाओगे, आप लोगों के पाकिस्तानी बंगाली भी है वहाँ पर। तो उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला, निकालने के बाद मेरे को बोलता ये बंदों को पहचानते हो आप? तो उसमें से एक मेरा मामू लगता है, उनका फ़ोटो देखा तो उनका बेटे का देखा हमने, मतलब हाँ ये तो हमारे मामू है। बोलते इन लोगों के साथ रखा जाएगा आप लोगों को। तो फिर जज के सामने पेशी नहीं हुई आपकी? जज के सामने हमारे को तकरीबन 15-16 दिन के बाद जज के पास पहुंचाया। सजा क्या दी उन्होंने आपको? तो सजा तो उन्होंने अलग अलग पन्ने में लिख के दिए, अलग अलग सजा दिए। तो उन्होंने हमारा साइन लिया, अंगूठे लिए, लेने के बाद हमारे को जजमेंट कॉपी हाथ में दे दिया। देने के बाद हमारे को जेल एंट्री हो गई। जेल में आने के बाद 2 यार थे वहाँ के, तो उनको हमने पढ़ाया, मुसलमान थे हमारे, उन्होंने लेके पढ़ा। तो एक एक पन्ने में अलग अलग हिसाब था। एक में 6 महीना था, एक में 5,000 का दंड था,
और एक में 2 साल था, एक में 1 साल था। कुल टोटल मिला के उसने हिसाब किया है 3 साल 6 महीना 20 दिन 5,000 को हटा के। फिर आप 6 साल बाद वापस क्यों आए? देखो हमारे सजा तो पूरा हो चुका था। दूसरी बात ये कि कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन हो चुका था, तो पाकिस्तान भारत से बंदे नहीं ले रहे थे। हमारे को ऐसे हमारे को न्यूज़ मिल रहे थे। वहाँ पे कोविड में क्या सिचुएशन थी? नाम पुकारते तो और हम लोग उंगली उठाते तो उसके बाद कुछ नहीं, जो करना होता तो कोई मारा पीटा तो नहीं जाता था आपको? मारा पीटा कुछ भी नहीं। और कोई बीमार हो जाता था तो इलाज मुआवजा करवाते थे? हाँ, बीमार होता तो वहाँ पर सिविल अस्पताल है, उसमें हम लोगों का इलाज होता था। जो ग्रुप आपके साथ पकड़ा गया था वही वो लोग थे आपके साथ आखिर तक, और वो लोग आपके साथ वापस आए? मेरा पूरा ग्रुप आया, कौन उसमें कौन से था? एक उसके बंदा नाम बताएं मुझे। मेरे ग्रुप में था एक मुश्ताक, सबसे बड़ा मैं था, उसके बाद रोशन अली, कासिम अली, फिर सईद आलम, फरीद आलम, और दूसरा ये मोहम्मद आरिफ और ये अब्दुल अमीन। नाज़रीन, फरीद वही लड़का है जो कि 20 साल का था जब वो लापता हो गया था, और हमने जब इससे पिछले साल प्रोग्राम किया था तो उसकी माँ रो रो के फरियाद कर रही थी कि मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, और वो किस तरीके से अपने घर में कढ़ाई का और सिलाई का काम करती थी, और वो ये बता रही थी कि मेरा बच्चा इस वक्त 25 साल का हो गया होगा, और अब 6 साल बाद लौटे हैं तो वो 26 साल के हो गए हैं। उनके घर भी आपको लेके चलेंगे, उनकी फैमिली क्या कहती है वो भी आपको सुनवाएंगे। आपने बोला कि एक शख्स हमारे साथ वापस नहीं आया, वो क्यों नहीं आया? एक बंदों का झगड़ा हुआ था पुलिस वाले के साथ, तू मैं हुआ था, तो वो झगड़े में वो बंदा भी है ना बोल पड़ा था बीच में, तो इनके दौरान पुलिस वाले उन लोगों के ऊपर हाथ पाँव उठाया तो इसने भी बीच में कूद पड़ा। तो मैंने समझाया कि देखो तुम्हारे घर पे जाना तो ऐसा नहीं करो। तो उसकी कोई सजा बढ़ गई थी? आने के टाइम पे मेरे को इतना बताया कि देखो आप लोग 7 जने आए लेकिन 6 जन जाओगे, ये देखो मैंने नाम काट दिया आपका इसमें से, आपका बंदे का। मैंने ऐसा क्यों किया? बोलता ये तो ऊपर से आर्डर आएगा तो फिर भेजूंगा। और वो कौन था जिसका नाम काट दिया था? वो उसका नाम है नोमान, उसका बाप के नाम है अबुल कलाम। अब जब आप यहाँ आए और आपको पता चला कि बिलाखिर आप अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं, क्या सोचते थे वहाँ पर अपनी फैमिली के हवाले से? सबसे ज़्यादा तो हमारे माँ बाप की याद आती थी हमारे, क्योंकि मेरे दिल में ये था जिस टाइम पे मैं जा रहा था मेरे वालिद साहब नाजुक थे, बीमार थे, तो उनका ज़्यादा मैं याद करता था किस हाल में होगा, अल्लाह उनको सही सलामत रखे। जब बॉर्डर क्रॉस करा तो फिर अपनी सरजमीन में आए तो दो रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ा हमने वहाँ भागा बॉर्डर पे। तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगा, या अल्लाह हमारे को नई ज़िंदगी मिली अपने हुदूद में आए। तो फिर यहाँ आए और जैसे कि आपकी वाइफ ने बताया कि खुशी के मारे आपके वालिद साहब को हार्ट अटैक आ गया। तो बच्चों से सुना कि आपका बेटा आ गया, तो वो भागता भागता आया। आने के बाद मेरे को एक ही आवाज़ दिया और मेरे से गले लगे और गिर गए। हार्ट अटैक आया। 3 दिन तक का वो अस्पताल में थे। अभी उनकी तबीयत कैसी है? अभी भी वो ऐसी है, नॉर्मल है। तो आपने वहाँ पे क्या देखा कि पाकिस्तान के कितने पाकिस्तानी हैं जो बेसिकली माहीगीर हैं और इसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से वहाँ पर मौजूद है? 90 से 95 जन हमारे को सामने टकराव हुआ पाकिस्तानी, और हमारे साथ कुछ बंदे ऐसे थे जिनके 27-28 साल हो चुके हैं, वहाँ पर जेल काट रहे हैं। यानी ये पूरी जिंदगियाँ खत्म हो गई हैं। तो वो लोग बहुत परेशान है। जज्बा खैर सगाली के तौर पर जो है वो पाकिस्तान भी जो है वो भारत के जितने भी कैदी हैं माहीगीर उनको रिहा करता है और भारत भी करता है, लेकिन उमूमी तौर पे हमने ये देखा है कि यहाँ से अगर 100 कैदी रिहा हुए हैं तो वहाँ से 3, 4, 5, यहाँ से 150 हुए हैं तो वहाँ से 6 या 15। तो ये वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, हमारी हुकूमतों को चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए, और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जो बेसिकली इसको ओन करते हैं, उनको ये चाहिए कि उनको वहाँ से रिहाई उनकी मुमकिन बनाई जा सके और उनके घर वालों से राब्ता कराया जा सके। अच्छा, आपने कहा कि 6 लोगों को रिहा किया, तो 6 में से 2 का तो इंतकाल हो गया था, वो किस तरीके से हुआ? 6 लोगों को रिहा तो वो मेरी वोट का हुआ, और भी 2 वोट बने ना, तो उनमें से वो लोग 15 जन थे। 15 में से वो लोग दो का डेड बॉडी आ गया, यहाँ पर बीमार हो गए थे। तो उनका वो बीमार थे तो उनका इलाज मुआवजा नहीं किया गया? वो हिसाब है कि लाश को ये बोलते हैं ये पाकिस्तानी लोग हैं, इनको ऐसी इलाज कर दो हल्का बोलकर। तो अगर हम स्पेसिफिकली इस इलाके की इब्राहिम हैदरी की बात करें, रेडी रोड की बात करें, यहाँ के कितने माहीगीर ऐसे हैं जो अभी भी भारत की जेल में कैद हैं? अभी तकरीबन 60 से 70 बंदे तो यहाँ के हैं, हमारे 100 क्वार्टर के। बाकी इब्राहिम हैदरी के भी है कुछ, और अलीगढ़ के भी है, ठट्टा बदीन के इधर के भी है, सिंधी है, और आईसी के भी बहुत सारे हैं। अब जब आप वापस आ गए और आपको वापस आए कुछ महीने भी हो चुके हैं, तो अब आप मुझे बताएं कि आपने रोजगार का क्या किया? मैं काम के लिए तो बहुत जगह जा चुका हूँ,
तो वहाँ पर कहीं पर भी मेरे को काम नहीं मिला। और यही काम आप दोबारा नहीं कर रहे, माहीगीरी का काम? नहीं, माहीगीरी का काम तो करना पड़ेगा। अब जब ऊपर काम नहीं मिलेगा तो करीब जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे और क्या करें। बच्चों का पेट तो पालना है। देखो आया हूँ जब से मैं 60,000 का कर्जा हो गया हूँ, ले लेके गैस बिजली का बिल भरता हूँ। इतना बिल आता, हम लोग गरीब है। देखो एक पंखा लगा हुआ घर में, एक बल्ब है, इसमें 40,000 30,000 बिल आएगा तो गरीब इंसान कहाँ से भरा जाएगा। नाज़रीन, ये वो मुस्तहिक फैमिली है जो बेसिकली जिन्होंने बताई अपनी पूरी रौदात के हुसूल रिस्क के लिए इनको कितनी दुश्वारियों का ना सिर्फ सामना करना पड़ा। ना कोई फ्रिज है, ना कोई मोटर है। पंखा है, ठीक है, बल्ब चेक कर ले, कोई बल्ब नहीं है यहाँ पे। 2 रोशनदान है छोटे छोटे से, और ना ही कोई फ्रिज है और ना ही कोई जो है इन्होंने कहा कि कोई पानी की मोटर है। 42,000 का इनका बिजली का बिल आया है। रमजान का बाबरकत महीना है, मैं ये चाहती हूँ कि ये है वो मुस्तहिक लोग, आप दें, हम मना नहीं करते, लेकिन जो पेशावर भिखारी होते हैं उनको ना दें, उन लोगों को दें जो बल्कि इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। अब आप मुझे बताएं कि एक शख्स जो कैदोबंद की सोबतें काट कर आया है और अब जब अपने मुल्क वापस आया है, उसका कोई रोज़गार नहीं है और वो उसकी बीवी और बच्चे उसी के आसरे पर हैं कि किस तरीके से जो है वो हमारा बाप आएगा, हमारे मसले हल करेगा। और यहाँ पर आने के बाद वो क्या खाने को देगा, क्या पीने को देगा, जब बिजली के गैस के बिल इतने आएंगे। हमारे वालिद साहब का भी तबीयत खराब है, तो हमारा एक दिल में ये तमन्ना है कि हमारे वालिद साहब को हम लोग हज में भेजें।